नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का पॉलिटिकल सर्कस अपने नए नए रंग दिखा रहा है, नए नए दिशाओं में उड़ रहा है। दोनों ही पार्टी अपने आप को विक्टिम बता रही है, लेकिन वास्तव में विक्टिम कौन है? जनता। खैर, अभी तक जो एपिसोड हुआ है उसमें राजस्थान हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही है, दोनों पार्टियों का जो पक्ष है वो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इन सब को हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में इंप्लीमेंट हुआ, संविधान में 10वीं सूची सम्मिलित करके। अब इसमें पैरा 2, 6 और 7 तीन कंट्रोवर्शियल थे और इनको भिन्न भिन्न कोर्ट केसेस में चैलेंज किया गया और फाइनली इसको की ही तो होलोहन केस में 1992 में 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसको फाइनली डिसाइड कर दिया। अब इसमें क्या है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, ये हम समझते हैं। पैरा 2 जो है वो बताता है कि जो हाउस के मेंबर्स हैं यानी एमपी और एमएलए, ये किन परिस्थितियों में डिस्क्वालीफाई घोषित किए जा सकते हैं। पहला कि यदि वो वॉलंटरीली जिस पार्टी का वो मेंबर है उस पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर दे, छोड़ दे। और दूसरा कि यदि वो पार्टी के द्वारा जारी किए गए व्हिप के अगेंस्ट जाके वोटिंग कर देता है या एब्सेंट रहता है, यानी व्हिप का उल्लंघन करता है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज है कि अगर वो पार्टी से व्हिप का उल्लंघन करने की पहले से ही परमिशन ले लेता है और उस उल्लंघन के बाद 15 दिन के अंदर अगर पार्टी उसके इस एक्ट को कंडोम कर देती है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब सचिन पायलट के केस में क्या हुआ है? सचिन पायलट के केस में जो व्हिप जारी किया गया वो पार्टी हाउस के बाहर जो मीटिंग हो रही थी उसके लिए जारी किया गया। और व्हिप होता क्या है? व्हिप होता है कि हाउस के अंदर जो प्रोसीडिंग्स, जो भी एक्शंस हैं, कंडक्ट हैं, उसके लिए व्हिप जारी किया जाता है। लेकिन हाउस अभी चल नहीं रहा था और ना ही ये मीटिंग हाउस की मीटिंग होने वाली थी, यानी ये पार्टी के एमएलएस की मीटिंग थी और उसके लिए व्हिप जारी नहीं किया जा सकता था। इसलिए यहाँ पर सचिन पायलट एंड ग्रुप जो है वो कहीं भी उन्होंने कोई फॉल्ट नहीं किया, इसलिए ये सेक्शन उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, जो पैरा 1 जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कर्नाटका केस में है जो डिसीजन है वो उसमें बोला है कि जो वॉलंटरीली गिव अप है उसको उसने वाइडली इंटरप्रेट करके बोला है कि वो उसका उसके कंडक्ट के आधार पर भी ये इन्फर किया जा सकता है कि उसने पार्टी की सदस्यता को वॉलंटरीली गिव अप कर दिया है। अब कैसे? तो यहां पर इसने कैसे किया? तो ये जो 18 विधायक, पार्टी की जो मीटिंग थी वो व्हिप हाउस के अंदर नहीं थी लेकिन बाहर तो थी और उसको 2 बार बुलाए, गए नहीं। कोई बात नहीं गए पार्टी की मीटिंग में, अगर नहीं भी जा पाए तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है कि इनके बीच में एक भेरूलाल मीणा जो है वो एक ऑडियो टेप में सरकार गिराने और कुछ एमएलए तोड़कर 30 विधायक को खरीदी बिक्री के उसमें क्लियर कट उनका एविडेंस है। अब हो सकता है उनकी आवाज हो या नहीं हो, एक बात सेकेंडरी विषय है, लेकिन प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि इनका कहना है कि ये भेरूलाल मीणा ने ये किया है। तो अब यदि उन्हीं की आवाज है, ये साबित हो गया कि उनकी आवाज है, तो ये बाकी जो 18 एमएलए है इंक्लूडिंग सचिन पायलट, ये भी उस घेरे में इस डेफिनेशन में आ जाएंगे कि इन्होंने वॉलंटरीली अपनी सदस्यता गिव अप कर दी है। क्योंकि ये कंडक्ट जो है वो ये बता रहा है कि भेरूलाल मीणा 30 विधायकों की बात कर रहा है, तो ये 18 तो उन्हीं में से माने जाएंगे क्योंकि ये एक साथ घूम रहे हैं, ये एक साथ हरियाणा के एक रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। जब एसओजी
इनसे पूछताछ के लिए जाती है तो ये वहां से भाग खड़े होते हैं और एक साथ मूव करते हैं। फिर जहां भी रुक रहे हैं ये एक साथ रह रहे हैं। और इनके जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी इनके जॉइंट आ रहे हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक साथ तो हैं, लेकिन ये इनका कंडक्ट जो है वो मेलाफाइड है या सरकार गिराने का है, ये तभी सिद्ध होगा कि जब वो ऑडियो टेप सही हो जाए। लेकिन अभी तक क्या है कि ऑडियो, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा ऑडियो नहीं, बहरूलाल मीणा भी बोल रहे हैं कि, और गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी का जो लीडर वो भी बोल रहा है कि मेरी आवाज नहीं, हमारी आवाज नहीं है। अब स्पीकर के पास एक पावर है कि वो विधानसभा में जो बहरूलाल मीणा के जो स्पीचेस हैं हाउस के, वो जो लाइब्रेरी में रखे हुए उनमें से एक सैंपल ले, प्रॉपर एविडेंस के का जो सीज करना होता है उस प्रोसीजर के अनुसार, और उसको, और जो ऑडियो वायरल हुआ है इन दोनों का सैंपल एफएसएल भेजे, और वहां से जो लेबोरेटरी से अगर ये आ जाए कि हाँ दोनों आवाज एक ही आदमी की है, तो फिर ये 18-19 जो विधायक हैं वो एक साथ डिस्क्वालीफाई ये स्पीकर कर सकता है, और इसको फिर कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहरूलाल मीणा के साथ जो एविडेंस है वो तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया, लेकिन जो बाकी 17 है वो सरकमस्टांशियल एविडेंस में उसके साथ दोषी पाए जा रहे हैं। और जो स्पीकर की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, वो क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने किहितो होलोहान केस में 1992 में डिसाइड किया है। अब यदि ये ट्रू हो गया तो ये जो साथ साथ घूम रहे हैं उसी आधार पर ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें फिर या हाई कोर्ट उसको कोई रिलीफ नहीं दे पाएगा। अब आता है दूसरा पॉइंट कि एक जो पैरा 6 क्या बोलता है, पैरा 6 का 1 बोलता है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग स्पीकर करेगा, स्पीकर या चेयरमैन, और वो जो डिसीजन दे देगा वो फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चूंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 136 में, और हाई कोर्ट का 226 और 227 में जुडिशियल रिव्यू का, ये उसको बार नहीं कर रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इसका पैरा 2 बोलता है कि इसकी जो प्रोसीडिंग होगी, जो चेयरमैन या स्पीकर जो करेगा डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स, वो आर्टिकल 122 और 212 के अंतर्गत हाउस की प्रोसीडिंग मानी जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें अगर कोई प्रोसीडिंग में प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, उस आधार पर इसकी जो प्रोसीडिंग्स को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि किसी अदर ग्राउंड्स के ऊपर इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट किहितो होलोहान केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की जो बेंच थी उसने ये निर्धारित कर दिया कि फाइनल डिसीजन से पहले की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें कोई इंटरफेयर कोई भी कोर्ट नहीं करेगी, और फाइनल डिसीजन जो है उसके बाद जुडिशियल रिव्यू 4 पॉइंट्स के आधार पर हो सकता है। एक तो मेलाफाइड, दूसरा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तीसरा वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और चौथा जो ऑर्डर है वो परवर्सिव है। इसके अलावा और कोई ग्राउंड पे इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। अब लेकिन इसका एक एक्सेप्शन और दे दिया है कि एक्सेप्शन ये है कि यदि इंटरलॉक्यूटरी इंटरफेरेंस हो सकता है, यदि इंटरलॉक्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन या सस्पेंशन की स्टेज हो जो कि इरिवर्सिबल उसको लॉस पहुंचा दे, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो। अब मुझे जो लग रहा है कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने
जो इतने लंबे समय तक सुना, जबकि वो प्रेसिडेंट से की ही तो होलोन का जो डिसीजन था 5 जजों की बेंच का था, तो उसके डिसीजन से ये हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट 3 जजों की बेंच है वो बंधी हुई है, वो बाइंड है कि उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके रूल्स को फॉलो करे। लेकिन ये उसके अगेंस्ट जाकर के उसको प्रोसीडिंग को अभी फाइनल जजमेंट आया नहीं, उससे पहले सुन रहे हैं, तो ये केवल इसी कारण से उसको देख रहे हैं, क्योंकि व्हिप तो होता, व्हिप तो अभी जारी कर ही नहीं सकते थे, तो फिर स्पीकर ने अपना माइंड क्यों नहीं अप्लाई किया कि ये व्हिप का केस बन ही नहीं रहा है, ये केस ही नहीं बन रहा प्राइमा फेसी। हाँ, लेकिन जो ये वॉलंटरी गिव अप है, ये वहां पर कुछ है वहां। लेकिन बात यह कि एक ऐसा पॉइंट उन्होंने कंसिडर कर लिया है स्पीकर ने, जो वैलिड नहीं है, इलीगल है, जो बनता ही नहीं है। केवल यही बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली इसको यहां तक खींच कर ले आए। अब हाई कोर्ट ने जो 24 तारीख को, 24 तारीख से पहले बोला था कि भाई 24 तारीख तक आप, रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको कोई डिसीजन ना दें, स्पीकर ने मान लिया। लेकिन 24 को उन्होंने बोला कि भाई स्टेटस को, अब स्टेटस को ये था कि आप 24 तक कोई डिसीजन नहीं दे सकते, यानी कि अब स्पीकर फ्री है 24 के बाद कोई भी डिसीजन देने के लिए। लेकिन वो इस बात को शायद ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, और वो लग रहा है उनको कि हम तो बंद गए हैं। और वो उन्होंने बोला कि भाई मंडे को अब सुप्रीम कोर्ट यानी कि कल इसके बारे में सुनवाई करेगा। अब हाई कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि भाई अब मैं इसमें नहीं हूं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट भी बाइंड है कि वो जो पिछला कीतो होलोवन का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, उसी के अनुसार उसको चलना पड़ेगा। और अगर उनको ऐसा लगता है कि जो अभी सचिन पायलट ने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा किया है कि 21A वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि मतलब वॉलंटरी गिव अप वाला जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली 5 जज की बेंच ने ऑलरेडी सेट कर दी है, तो अब ये 3 जज की बेंच इसको सुन नहीं सकती जब तक कि ये एस्टेब्लिश नहीं हो जाए कि पिछला वाला जो डिसीजन था वो ग्राउंड्स सही नहीं है। क्योंकि वो ग्राउंड्स उन्होंने ये दिए थे कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो ये एक विधायक या एमपीज की जो खरीद फरोख्त होती है, और ये इमोरल डिफेक्शन है, पॉलिटिकल डिफेक्शन है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको तो कोई तोड़ नहीं सकता। तो लगता नहीं कि इसके ऊपर कोई रिलीफ मिलेगी। और इसके अलावा पायलट ग्रुप ने एक और इश्यू उठाया है कि पैरा 2 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 जो कि हाउस में फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफाइन करता है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि वो क्लियर कट बोलता है कि सब्जेक्ट टू दी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग इन द हाउस देयर शैल बी ए फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है प्रोसीडिंग के, उनसे बंधा हुआ है। और ये जो प्रोसीडिंग है डिस्क्वालिफिकेशन की स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा, वो उस रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधी हुई है, वो सेम है, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट नहीं कर रहा है। अब आते हैं पैरा 7 पर। जो पैरा 7 एब्सोल्यूट बोलता है कि देयर इज ए एब्सोल्यूट jurisdictional bar of any court in the matters of disqualification of members। मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर से संबंधित किसी भी प्रोसीडिंग, किसी भी ऑर्डर को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए पैरा 7 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आते हैं कि फिर
स्पीकर के पास अब ऑप्शन क्या है? स्पीकर को सिंपल सा ये जो नोटिस है एग्जिस्टिंग, उसको वापस ले लेना चाहिए। उससे होगा ये कि जो कोर्ट ऑफ लॉ में, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स है वो जीरो पर खड़ी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट का, वो एक अलग चीज है शेड्यूल 10 में, लेकिन यहां से संबंधित सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर स्पीकर को तुरंत लाइब्रेरी से भेरूलाल मीणा का वॉइस सैंपल लेकर के और जो वायरल ऑडियो उसका सैंपल दोनों को लेकर के तुरंत भेजना चाहिए एफएसएल में। एक दिन में जांच हो जाएगी, वो तुरंत उसकी आ जाएगी। साथ ही साथ इसको एक फ्रेश नोटिस भेजना चाहिए जिसमें व्हिप का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। केवल वॉलेंटरी गिव अप फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, केवल वो मैटर को रख करके और इस प्रोसीडिंग को चलाना चाहिए, और इसी आधार पे ये डिस्क्वालिफिकेशन वो इजीली कर पाएंगे और कोर्ट, कोई भी कोर्ट उसको कोई रिलीफ सचिन पायलट ग्रुप को दे नहीं पाएगी। अब आते हैं टेप कांड पर, जो क्रिमिनल केस है। तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए तो उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसमें सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की बहुत महत्वपूर्ण जो धारा है वो इसमें शामिल हो रही है, 65B, और जिसके ऊपर फॉरेन में बहुत सारे डिसीजन नए आ चुके हैं, लेकिन इंडियन जो लॉ जुडिशरी या लेजिस्लेचर है वो उस मामले में, उसमें प्रोग्रेस में बहुत पीछे है। अभी उसने कोई अमेंडमेंट नहीं किए, तो उसको हम अलग से वीडियो में लेंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। और कमेंट जरूर कीजिए।